नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, भार्गव वैद्य हैं बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इमामी एग्रोटेक के प्रेसिडेंट और आईबीपीए के प्रेसिडेंट, इमामी एग्रोटेक के सीईओ और आईबीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे गोल्ड की खबर के साथ, क्योंकि अगले हफ्ते से गोल्ड बॉन्ड आ रहा है। पहली सीरीज 19 जून से खुलेगी और जो कि 23 जून तक रहेगी। मतलब अगले पूरे हफ्ते आपके पास गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन करने का मौका रहेगा, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो भार्गव जी, क्या इस सीरीज में जो अभी प्राइस है गोल्ड का, उसको देखते हुए पैसा लगा देना चाहिए सर? देखिए, गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो एक बेस्ट फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, तो ये भाव में भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने में कुछ गलत नहीं है। और ये जो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% का, उससे एक फायदा रहेगा। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी आता, जब गोल्ड प्राइस का एवरेज नीचे था तो ज्यादा फायदा आता, मगर ये फर्स्ट सीरीज है आरबीआई की, और ये सीरीज वापस नीचे का भाव होगा तभी आएगी कि नहीं आपको पता नहीं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑन टैप तो है नहीं कि मैं आपको बोल सकूं जब गोल्ड का प्राइस नीचे है तो है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक आपको ये बेनिफिट मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कि आपको होलसेल प्राइस में बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अच्छा। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी होलसेल प्राइस में मिलता है। तो जो इन्वेस्टर है जिसको इमीडिएटली ज्वेलरी नहीं बनाने के लिए, उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट है। लेकिन मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि सितंबर में दूसरी सीरीज भी आएगी और अभी चूंकि यूएस में और भी दरें बढ़नी है और सेंट्रल बैंकों की बाइंग थोड़ी स्लो हुई है, मंदी का खतरा उस तरह से यूएस में दिख नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर अगले सीरीज के लिए वेट करें तो थोड़ा और दाम सस्ते में मिल जाएंगे? नहीं, मगर मैं तो वही आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप फिजिकल मार्केट में बोलते हैं तभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये डीप होगा तभी लीजिए। जैसे लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम ने कही थी, तो तभी से उन्हें एक $20 का मूवमेंट आया था, तो कर सकते हैं। पर वो दिन पे बॉन्ड इश्यू होगा वो एक लाइक्लीहुड नहीं है। अच्छा। और लोकल मार्केट में प्रीमियम भी हो जाता है। तो ये भाव पे ये इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है। अगर आरबीआई ऑन टैप मीन्स दररोज के भाव पे बॉन्ड इश्यू शुरू करे तो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होगा और आपकी जो पूरी पैनल है वो बोल भी ज्यादा सकेगी कि ये दिन पे बाय करिए। वो तो चॉइस है ही नहीं। यस सर, ये बहुत परफेक्ट बात है। आप बने रहे। हमारे साथ मनोज जैन साहब भी हैं। मनोज जी, आपका व्यू क्या है? क्या आपको भी लगता है कि इस भाव पर, मैं बॉन्ड के लिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो फ्यूचर मार्केट के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, क्या फ्यूचर मार्केट में इस भाव पर गोल्ड खरीदना ठीक है ट्रेडिंग के लिहाज से? नमस्कार मृत्युंजय जी। अभी अगर सोने की बात करें तो एक दायरे में सोना बना हुआ है। $1935-40 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट सोने के लिए देखने को मिल रहा है, और ऊपर में 1985-1990 यहाँ रेजिस्टेंस है। तो अभी एक दायरे में है सोना। कल भी हमने एक अच्छी गिरावट देखी थी, निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा डीप मिले तो बाय करना चाहिए 59,100 59,200 के रेंजेस में। ऊपर में 59,850 59,900 अभी एक रेंज जो है देखने को मिल रही है। रेंज हालांकि 60,000 के ऊपर की थी, लेकिन जिस तरह से रुपी में जो है स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में जो भाव है वो ऊपर का जो रेंज है वो थोड़ा घट के 59,850 59,900 हो गया है। तो थोड़ा डीप मिले 59,200 59,100 के आसपास तो वहां बाय करें। 58,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 59,900 जो है फिर एक बार नेक्स्ट वीक में कीमतें जो है सोने की देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर, और इस पर आप नजर रखिए। भाविक जी, आप सहमत हैं मनोज जी से? आपको भी लगता है कि हाँ, यही स्ट्रेटजी इस वक्त गोल्ड में सही रहेगी? यस, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी आई है और आज अगर देखें तो एक सस्टेनेबल भी है। और मुझे लग रहा था कि अगर
डिप भी मिलता है तो 1925 से 1900 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि अभी सोना जा सकता है, और जो एटलीस्ट जो बेरिश न्यूज है वो आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस थोड़ा सोना क्लाइम करेगा। तो आज के दिन क्योंकि फ्राइडे है, कोई इतना डेटा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा बड़ी मूवमेंट आएगी। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत भी करेक्शन आती है अराउंड 59,200 के बीच, तो मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा 59,000 के स्टॉप लॉस पे, और टारगेट रहेगा 59,650 का। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। ठीक है, अब भार्गव जी जरा चांदी पर सर आपका नया व्यू क्या है? चांदी भी बड़ा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से नीचे। चांदी के मन में क्या चल रहा है सर? देखिए, चांदी में वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। चांदी में जैसे अब सभी लोग कहते हैं कि उसका एक बेस मेटल के साथ भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और गोल्ड के साथ भी बड़ा कनेक्शन है। तो $24 के ऊपर आपको वेट करना चाहिए। शॉर्ट करना है तो सोच सकते हैं, मगर वो ज्यादातर वो बाइंग लेवल नहीं है। और इनका करेक्शन जैसे आपने बहुत टाइम देखा है कि ऑलमोस्ट $23 के करीब आ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं और ये मूवमेंट आपको कॉन्स्टेंटली मिलेगी। मगर चांदी में जब भी आप निवेश करें, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये वॉलेटिलिटी चालू रहेगी तो एक ट्रेडर्स के लिए डिलाइट है। जो इन्वेस्टर हमारे तरह मेरे तरह केयरलेस होते हैं, भूल जाते हैं, उनके लिए चांदी डेंजरस है अगर वो भूल गए। अरे सर, आप कहाँ भूलने वाले? आपको इतना याद रहता है डेटा, आप चांदी को कैसे भूल सकते हैं भार्गव जी? हाँ, नहीं, बेचना और लेना भूल जा सकते हैं ना। आपसे बात करना है, आपका फोन आता है तो याद आता है कि बात करना है। आप भूल जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा सर? आप इतने जैसे नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, जैसे आप समझ गया मैं। प्रोग्राम रेगुलर सुनना चाहिए और केयरफुली जो भी स्टॉप लॉस तो हमने अपने बनाया है वो डालना बाई चांस भी मिस नहीं करना चाहिए। गोल्ड में आप सो गए तो मुझे चिंता नहीं। हाँ, गोल्ड में सो गए तो चिंता नहीं, लेकिन अगर चांदी में सो गए तो फिर जगने की गुंजाइश आप कह रहे हैं कम हो जाती है ना? इतना मार्केट फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए। मनोज जी, ट्रेडिंग कैसे करें चांदी में, ये बताइए। अभी चांदी में बिल्कुल जैसा कि भार्गव जी बता रहे थे, $23 अभी यहाँ मजबूत जो है सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में है। वही हम देख रहे हैं कि 24.5 जो है रेजिस्टेंस है, वही भारतीय बाजारों में भी 70,700, 70,800 से 73,500 का एक दायरा बना हुआ है। तो अभी फिर एक बार कीमतें जो है अपर साइड ऑफ द रेंज जो है आती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट ही करना चाहिए। मेरा मानना है कि 72,000 से 71,500 के दायरे में आए तो वहां बाय करके चले। 70,700 के नीचे का स्टॉप रखे। ऊपर में 73,500 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करते रहे। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। भाविक जी, आज के लिए ताजा भाव पर आपके पास कोई कॉल सिल्वर पर? जी नहीं, जैसे बताया, मुझे लग रहा है कि चांदी आज के दिन वैसे भी 700 पॉइंट आ चुकी है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए संभावना थोड़ी कम लग रही है। तो मैं वेट करूंगा यहाँ से एटलीस्ट 300-400 का मिनिमम अगर करेक्शन आता है, तो ही मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो चांदी 72,400 के करीब अगर आती है इंट्राडे, तो 72,000 के स्टॉप लॉस से मैं रिकमेंड करूंगा बाय, और टारगेट रहेगा 73,000 के, क्योंकि ऑलरेडी अभी चल चुकी है 700 पॉइंट की, तो यहाँ से एक बार नई पोजीशन मत लीजिए। 300-400 पॉइंट का एक बार करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद नई पोजीशन लीजिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ये है कि पाम तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है और मलेशिया में पाम तेल का भाव 6% से ज्यादा बढ़ा है। हफ्ते भर में दाम 11% बढ़ गए हैं और 1.5 महीने में ये भाव सबसे ज्यादा हो गया है। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं IBPA के, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, पाम तेल में इतनी बड़ी तेजी क्यों? हाँ जी, यस, बहुत दिन के बाद पाम में इतना बड़ा तेजी देखने को मिला है। अब बहुत दिन के बाद आप भी मिल रहे हैं हमसे, बहुत दिन के बाद आप आ भी रहे हैं। आप बुलाए नहीं, हम क्या करें? नहीं सर, आप पाम तेल के इंतजार में थे, बढ़ेगा तभी आएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक इससे कुछ रिलीफ रैली जैसा मिल गया है, कॉन्फिडेंस लोगों को, क्योंकि काफी दिनों से, काफी महीनों से मार्केट गिर रहा था, पाइपलाइन भी ड्राई था। बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में बायर्स यूज्ड टू बी वेरी हैंड टू माउथ, दे डिड नॉट वांट टू टेक इवन एक दिन का रिस्क बिकॉज ऑफ द स्टीप फॉल। तो आज का जो रैली है उसका मेन कारण है कि
there is a Chinese stimulus package which has been announced. उसकी वजह से there is an anticipation कि चाइनीज का डिमांड अच्छा रहेगा. I don't know the depth of that news, but the second reason is Chicago, especially Chicago Board of Trade, was in a big rally last night. There is a lot of speculation about renewal fuel volume scale को लेकर के गवर्नमेंट का डिसीजन होगा 21 को, तो उसकी वजह से भी वैलिटिलिटी थोड़ा बहुत आ गया था. थर्ड इज यूएस का वेदर भी थोड़ा कुछ हिस्सों में इस पर्टिकुलर महीनों में एक्चुअली यूएस वेदर मार्केट बहुत ही मार्केट को वॉलेटाइल बना था. तो मैं फिर भी समझता हूँ कि ऐसा कोई ब्रेकअवे रैली का न्यूज नहीं है, बट पाम को 850 के आसपास का जो रेंज है, आज के दिन में $920 हो गया बिकॉज ऑफ द रैली, बट आई थिंक 850 to 950 रेंज में मार्केट होना चाहिए. तो ये है. अच्छा, एक बात और सुधाकर जी आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ देखिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है रिफाइंड सोया तेल पे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर. इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या इससे कुछ इंपोर्ट बढ़ेगा रिफाइंड ऑयल का, या आपको लगता है कि अभी भी क्रूड और रिफाइंड के बीच गैप ज़्यादा है, लिहाजा इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? नहीं, एज इट इज सनफ्लावर और सोया देखिए इंडियन हिस्ट्री में कभी आया नहीं पिछले 10-20 साल में, क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाएगा, इतना लीड टाइम को लोग कितने करते हैं. अच्छा, लेकिन इसकी वजह से कोई नियर बाय मार्केट जैसे अभी आजकल यूक्रेन है या थाईलैंड, कहीं ना कहीं से रिफाइंड ऑयल थोड़ा बहुत आ गया तो आ जाएगा. लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके रखा है कंपेयर टू क्रूड ऑयल, क्योंकि वो लोग रिफाइंड ऑयल ज्यादा पुश करना चाहते हैं. लेकिन सन और सोया में ऐसा कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं है. इसकी वजह से इंडियन रिफाइनिंग ही ज्यादा चीपर रहेगा, 1-2 रुपए जो भी है. अच्छा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से सन सोया आना इतना आसान नहीं है. लेकिन बट वी आर ऑल लिटिल बिट सरप्राइज, क्योंकि इंडस्ट्री हैज बीन आस्किंग फॉर 2 रीजंस कि ये जो क्रूड और रिफाइंड का ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफी ओलियन डायरेक्टली आ रहा है, वो तो आपको पता है बहुत पुराना इशू है. सेकंड इशू ये था कि मस्टर्ड का फार्मर्स का सीड प्राइसेस भी एमएसपी के नीचे आएगा, शायद आज थोड़ा तेजी आया होगा उसमें. तो उसके वजह से भी इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशियल को बढ़ाना, और या तो ड्यूटी कभी थोड़ा इम्प्रूव करे. 5-10% कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर ये लगता है कि अगर इंडिया ड्यूटी नहीं बढ़ाएगा तो इंडोनेशिया का जो प्राइस टेबल है, उनके जो टेबल उन्होंने एक डायनामिक ड्यूटी स्लैब बना के रखा है, जो आईवीपीए ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकमेंड किया था. उसने अपने स्लैब के हिसाब से ड्यूटी बढ़ा देगा. कौन? इंडोनेशिया. अच्छा, तो इसलिए इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज ड्यूटी ऑन डिफरेंशियल ड्यूटी. मतलब भले एब्सोल्यूट ड्यूटी ना बढ़ा दे, क्योंकि कंज्यूमर का इन्फ्लेशन का अभी भी गवर्नमेंट को चिंता है. लेकिन एज एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कंज्यूमर प्राइसेस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल कंपेयर टू लास्ट 2 years. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर कि सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि महंगाई किसी भी सूरत में बढ़नी ना पाए, और सिर्फ तेलों की नहीं बल्कि आप देखिए कि दालों पर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई, तो सरकार की नज़र इस वक्त है कमोडिटी मार्केट पर पूरी तरह से. तो ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अभी रिटेल में कुछ आप लोग और दाम कम करने वाले हैं डबल ऑयल के? नहीं, ये हमारा रेगुलर मीटिंग चलता है गवर्नमेंट के साथ. आई थिंक दे आर आल्सो शेयरिंग द डेटा, वी आर आल्सो गिविंग द डेटा. तो लास्ट टाइम एनालिसिस के बाद गवर्नमेंट हैज रेज्ड द इशू कि सोया में 10 रुपए घटाने का स्कोप है, तो सब लोगों ने घटा भी दिया है. लेकिन पिछले 1 हफ्ते में सोयाबीन ऑयल का दाम उतना और ज्यादा बढ़ गया है. तो एक्चुअली वी आर कंटिन्यूसली एडजस्टिंग द मार्केट मिल प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट. लेकिन इस टाइप का जैसे समझ लीजिए आज ही आया 7% का तेजी आया, मान लीजिए नेक्स्ट वीक और फॉलो थ्रू करके मार्केट और 3-4% बढ़ाएगा, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट एडजस्ट होता रहेगा. नहीं सर, मतलब नहीं देसाई जी,
वो तो ठीक है सर, आप जो जवाब दे रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी आप लोग एमआरपी और कम करेंगे? नहीं, जब जब मार्केट आज 7% बढ़ा तो आप बताइए एमआरपी कैसे कम होगा? हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं, वो नहीं होगा, नहीं और होगा। कम नहीं होगा। ये तो लास्ट वीक जो कर दिया वो तो कर दिया, और उसकी वजह से जो पाइपलाइन में जो स्टॉक चले गए वो चले गए। अच्छा। लेकिन और कम इंटरनेशनल के हिसाब से अगर मार्केट अगले हफ्ते फिर गिरेगा, सरकार तो 10-15 दाम दिन कम में- होने के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाए हैं, और आप कह रहे हैं कम नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल है फिर सर। नहीं, देखिए, आपको मालूम है, आपने 1-1.5 साल से देखा है, ये बीइंग एन इम्पोर्टर फॉर 65% ऑफ द वॉल्यूम, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इधर रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके। So, as long as we maintain the proportionate change here, I think it is. ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि और दाम कम हो। बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पवन है हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर 4:30 बजे वाले प्रोग्राम में महेश पलावत जी ने ये बोला था भाई पश्चिम राजस्थान में आगे चल के बारिश की कमी रह सकती है, तो उसको देखते हुए आगे ग्वार के क्या भाव रहेंगे? मुझे जैन साहब से बात करनी। जैन साहब से करनी है बात, बताइए जैन साहब। बिल्कुल उसी का असर आज हमने कीमतों में मृत्युंजय जी तुरंत आते हुए देखा है, और जो ग्वार की कीमतें लगभग 5,100 तक आ गई थी, वहां से हमने अच्छी शार्प रिकवरी लगभग 150 रुपए की देखी है। तो यहाँ पे जिस तरह से मानसून में आगे देरी की जो खबरें निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो वो कीमतों को अगले सप्ताह भी जो है सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ग्वार एक बार फिर जो है 5,500 5,600 वो स्तर जो है दिखा सकता है। तो एक अच्छे करेक्शन के बाद फिर एक बार यहाँ पे स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। तो जो पुराने रेजिस्टेंस लेवल थे 5,580 के, वो जुलाई वायदा फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो 5080 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन में बने रहना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग की पोजीशन में अभी बने रहना ठीक रहेगा, इस पर आप नजर रखिए। आप कह रहे हैं कि तेजी अभी बढ़ सकती है ग्वार में। नेक्स्ट कॉलर विकास हैं हमारे साथ, पूछिए विकास जी। हाँ नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत ही बढ़िया, आप बड़े अच्छे से शो करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक सर मुझे ऑप्शन में नेचुरल गैस और क्रूड दोनों पे ये कॉल लेना चाह रहा हूँ मैं, इन दोनों की, नेचुरल गैस की पुट और क्रूड ऑयल की कॉल। तो नेचुरल गैस की पुट और क्रूड की कॉल आप लेना चाहते हैं, ठीक है। भाभी जी बताइए बढ़िया सी कॉल, नेचुरल गैस और क्रूड पर ऑप्शन की कॉल। देखिए, अभी क्रूड में तो हमने कल अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है, तो आई थिंक उनको लग रहा है कि रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तो वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो थोड़ा रिस्की कम रहता है क्रूड ऑयल या फ्यूचर के कंपैरेटिवली। तो 200 का जो पुट ऑप्शन है वो अभी चल रहा है 5 रुपए के करीब, तो वो एक बार बाय कर सकते हैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 10 रुपए का। और अगर क्रूड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि क्रूड भी अभी भी तेजी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि 58 से 6,000 के बीच में आ सकती है। तो क्रूड ऑयल में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी जो चल रहा है 17 जुलाई का, उसका वो बाय कर सकते हैं 6,000 का कॉन्ट्रैक्ट, जो करीबन अभी चल रहा है अराउंड 177, तो वो बाय कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं छोटा 230 का, तो 140 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 6,000 का कॉल। नेक्स्ट कॉलर संतोष हैं लातूर से, पूछिए संतोष जी। सर मैं सोयाबीन से बात करना चाहता हूँ। सोयाबीन पर बात करना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरे बड़ी सोयाबीन है तो बेचना चाहूँगा, किस भाव पे मिलेगा मेरे को? 6,000 भाव मिलेगा? अच्छा, तो भाविक जी अभी सोयाबीन बेच देना चाहिए या रखे रहना चाहिए? देखिए, ऑयल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा तो हमने देखा है कि थोड़ा रिकवरी हो चुकी है। अगर मैं स्पॉट की प्राइस करूँ तो 5200 से अभी 5300 के करीब आ चुका है, और अभी बाकी के पाम ऑयल की भी जो है वो प्राइसेस थोड़ी बढ़ी है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 100 रुपये और आ सकता है 5400 के करीब स्पॉट प्राइस। तो एक बार 1 से 2 दिन रुके 5400 के करीब आता है, तो वहाँ पे आप आपकी जो क्रॉप है, जो सोयाबीन है, वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं राजकोट से, पूछिए राजेश जी। सर नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। मेरा सवाल कॉपर पे है कि मैंने 718 पे 4 लॉट सेल किए हैं।
718 पे आपने 4 लॉट कॉपर सेल किया है, ठीक है। अभी मार्केट है 734 के ऊपर, तो मनोज जी क्या सुझाव इनके लिए? नहीं, इनका रॉन्ग साइड में ट्रेड है। कॉपर में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी बनी और जिस तरह से चाइना के जो स्टिमुलस की चर्चाएं हैं तो उसकी वजह से लगातार कीमतों में सपोर्ट बने हुए हैं। शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, वर्तमान लेवल पे भी कर सकते हैं, या 730 के आसपास आए तो वहां बिल्कुल निश्चित रूप से एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। हमारा मानना है कि मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है और अगले 1 से 2 वीक में 750 तक के स्तर जो है कॉपर में देखने को मिल सकते हैं, तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। शॉर्ट से एग्जिट लेने की सलाह। राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं कल आया था, आपने कहा था घर घर की कहानी हुई है गोल्ड में बाइंग में। हाँ सर सबने कल बोला भी सेल भी, मेरा जो पोजीशन थी बाय की वो उन्होंने निकलवा दी और उसके बाद सेल करवा दिया। तो अभी क्या है, क्या किस लेवल पे आपने बेचा है? सर कल का रेट का बेचा हुआ है मेरा सर 900 में भी सेल किया था सर, 58,900 में। 58,900 में आपने सेल किया था। ये कहने का मतलब ये सब जो आए सबने कहा सेल सेल मार्केट सर, हाँ आजकल गोल्ड के मार्केट में बड़ा आप बात ठीक कह रहे हैं कि गोल्ड की चाल शायद मतलब इस वक्त अभी ऐसा माहौल बना है कि चाल पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अजय जी? गोल्ड का ट्रेंड आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से? भाविक जी। जी देखिए, गोल्ड की अगर बात करें शाम को बहुत सारे इवेंट रहते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि FOMC की मीट थी और कल अगर देखा तो ECB की इवेंट थी, तो उसकी वजह से कल यूरो में काफी रैली देखने को मिली और उसकी वजह से डॉलर वीक हुआ और गोल्ड में रैली आने को मिली। तो जब भी अगर कोई भी इन्वेस्टर है अगर वो ट्रेड करता है तो जरूर से वो स्टॉप लॉस देता है और वो भी बोलता है कि इंट्राडे का कॉल है या पोजिशनल का कॉल है। तो अगर आपने पोजीशन ली है तो आप सबसे पहले देखिए कि वो स्टॉप लॉस क्या दे रहा है और वो रिकमेंड कर रहा है कि इंट्राडे है या पोजिशनल है। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे ही रखिए, कैरी फॉरवर्ड ना कीजिए। और क्योंकि कल हमने देखा कि कल से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है गोल्ड में, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये रैली वापस से कंटिन्यू होगी क्योंकि यूरो स्ट्रेंथ ही हो रहा है और डॉलर वीक होगा। तो मैं बोलूंगा कि अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो निकाल लीजिए, भले ही लॉन्ग ना लीजिए, बट अभी जो कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, आपकी शॉर्ट की पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये राय आप दे रहे हैं गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नजर बनाकर रखिए। नेक्स्ट कॉलर शंकर लाल है, पूछिए शंकर लाल जी। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। ये गंवार गम है और वो 115 के एवरेज है, तो मेरा भाव आएगा कि 1 महीना और रुकूं? राजस्थान में आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। 115 मतलब 11,500 पर आपकी बाइंग है? हाँ जी, 20 टन। अच्छा 20 टन, ठीक है। तो क्या सुझाव भाविक जी आपका, क्या इनको बने रहना चाहिए अभी? बने रहिए, क्योंकि देखिए अभी न्यूज आया है कि आई थिंक राजस्थान में ये साइक्लोन की वजह से थोड़ा जो बारिश कम होगी या अभी खींच गई है, तो इसकी वजह से जरूर से हमें थोड़ी बहुत यहाँ से अपसाइड देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर देखें टेक्निकली तो काफी ओवरसोल्ड था, तो एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड थी। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 10,800 से 11,000 के करीब उनकी पोजीशन आ सकती है, तो वहां तक के लिए रुकिए, वहां पे एक बार निकल जाइए, बट यहाँ पे मत निकल जाइए, यहाँ के लिए रुकिए 11,000 के एटलीस्ट टारगेट के लिए। हाँ, थोड़ा आपको मैं करेक्ट करूंगा। तूफान की वजह से मानसून डिले नहीं हो रहा है राजस्थान में, बल्कि तूफान की वजह से अगले आजकल में बारिश वहां पर हो रही है। हाँ, उसके बाद ये जब तूफानी बारिश थम जाएगी तब मानसून वहां पर, जैसे भी स्काईमेट ने बताया कि 10 दिन तक राजस्थान में बारिश नहीं होगी। और ओवरऑल पश्चिमी राजस्थान को लेकर ये रिपोर्ट है कि वहां पर मानसून कमजोर रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।